अप्रैल 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र संस्था IPCC की रिपोर्ट में संकेत दिए गए कि बीते दशक के दौरान हानिकारक कार्बन उत्सर्जन का स्तर मानव इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया विनाश की तरफ तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस रिपोर्ट को टूटे हुए जलवायु वादों की लंबी सूची बताया। मतलब साफ है, पृथ्वी को बचाने के लिए दुनिया को अपने जलवायु वादों को पूरा करना होगा और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए तेजी से ठोस कदम उठाने ही होंगे। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली। संसद टीवी के खास कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोकसभा में नियम 193 के तहत हुई चर्चा की। आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं कि 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तो इंक्रीमेंटल वार्मिंग हो गई है। अभी संभावना है कि 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्लोबल वार्मिंग होने वाली है। और जो 1800 से लेकर 2022 तक 220 साल में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, 80 अगले वर्षों में जाकर 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड एडिशनल वार्मिंग 80 साल में होने वाला है। अब आप समझिए, ये सब जो है परिणाम जिनको हम लोग भुगत रहे हैं आज के समय, और आगे के समय हमारे बच्चों को और उनके बच्चों को क्या क्या भुगतना पड़ेगा। Sometimes we might have no responsibility for the climate change, the causes of climate change, but we are the victims. We have to survive. For the survival, we have enough deliberations, commitments, contributions, cooperations, everything. For the good cooperations and good commitments to survive and survival of the human being, we are ready for cooperate with this government. जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बीते शीतकालीन सत्र के दौरान जो चर्चा शुरू हुई थी, बजट सत्र के दौरान पूरी हुई। सांसदों ने माना कि जलवायु परिवर्तन संपूर्ण मानवता और विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है और इससे निपटने के लिए साझा प्रयासों की जरूरत है। चर्चा के दौरान सतत विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने, वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने समेत भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का भी जिक्र हुआ। विपक्षी दलों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने को लेकर सरकार की कार्य योजना के बारे में जानकारी मांगी। साथ ही कहा कि इस पर सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि भारत इस अहम वैश्विक चुनौती को लेकर पूरी तरह सजग है और जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की पूरे विश्व में सराहना हो रही है। पूर्व औद्योगिक स्तर यानी 19वीं सदी की तुलना में धरती के तापमान में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 50% तक वृद्धि का अनुमान, समुद्री जलस्तर में 20 सेंटीमीटर का उछाल, ये बड़े खतरे की आहट है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम देश धरती के तापमान को 1.5 डिग्री तक बनाए रखने की संभावनाएं तलाश रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटा जा सके, क्योंकि जलवायु परिवर्तन अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। अगर इस पर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में मानव जीवन पर संकट आ सकता है। दुनिया के आगे ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ संभावित समाधान भी हैं जिन पर सामूहिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। एक ऐसा व्यापक विषय जिसमें देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं, समस्त जनता तथा जनप्रतिनिधियों की सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है। 3 दशक से चल रही चर्चा के बावजूद धरती औद्योगिक क्रांति के पहले के दौर की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया भर के देशों की तमाम कोशिशों के बावजूद स्थितियां दिन प्रतिदिन और भयावह ही होती जा रही हैं। नियम 193 के तहत लोकसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा के दौरान भी जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों और खतरों को लेकर सांसदों की चिंता साफ नजर आई। सदस्यों ने कहा कि औसत वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है और दुनिया के कई देशों और शहरों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कोई कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, कोई कहता है कि बाढ़ अति वृष्टि होगी,
बाढ़ आ जाएगी, समुद्र ऊपर चढ़ जाएगा, सुनामी हो जाएगी, कार्बन की एयर में इतनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी कि सांस लेना दुभर हो जाएगा, सब कुछ है। हम ये बातें डर के कर रहे हैं और हम नहीं डरे हुए, सारा विश्व डरा हुआ। 2020 ने पिछले 1000 साल में सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया है। सबसे ज्यादा अगर चक्रवात और ये सब हुआ, 103 पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हुआ है वर्ष 2020 में। सरफेस वाटर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री अगर अटेन किया है तो इट इज 1.37 डिग्री सेल्सियस, वो पिछली बार हुआ है 2020 में। ग्लोबल सी राइज जो पूरी दुनिया में देखा है सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो पिछले वर्ष 2020 में। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पूरी दुनिया में इतने नियंत्रण के बाद अगर सबसे ज्यादा बढ़ा है तो 2020 में। क्लाइमेट चेंज का अनुभव तो हम ऐसे कर रहे हैं कि कभी भी बाढ़ आ रही है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी चक्रवात आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जो हमारे हाथ में एटलीस्ट इतना तो सोचे कि हम जो कुछ कदम उठाएं उससे हम विनाश की तरफ न जाए। Global average temperature may rise to 3 degrees Celsius when the safety net is 1.5 degrees Celsius. Sir, it is an alarming situation. The IPCC report, Intergovernmental Panel on Climate Change, if it comes true, then it is very difficult for the globe to survive. सभी दलों के सांसद इस मुद्दे पर सहमत नजर आए कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव पर रोक लगाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। सत्ता पक्ष के सांसदों ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंचामृत घोषणा का जिक्र किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के नेताओं को समझाया था कि इस चुनौती का सबसे बड़ा समाधान जीवन शैली में बदलाव है। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि 2070 तक भारत के नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के ऐलान का दुनिया ने स्वागत किया है और भारत इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की घोषणा की है वह अपने आप में ऐतिहासिक है और मैं माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि विकसित देशों के प्रेशर के आगे नहीं झुकते हुए उन्होंने जो फेज डाउन की बात की वह पूरे के पूरे विकासशील देशों के ब्लॉक में भारत का पूरे दुनिया को भारत का मुरीद बना दिया। हमने साफ वैश्विक पटल पर यह संदेश दिया कि हम एक तरफ तो जहां जो हमारे एनडीसीज हैं वह पेरिस एग्रीमेंट के हम एक एक को पूरे करने के लिए तत्पर हैं, हम पर्यावरण के लिए सबसे ईमानदार देश हैं, पर हम अपने देश के विकास के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या क्लाइमेट चेंजेज की कॉन्फ्रेंस में आज वो प्रधानमंत्री ने केवल कार्बन उत्सर्जन के लिए, इस क्लाइमेट चेंजेज के लिए केवल उन्होंने 5 सूत्र नहीं दिए बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक दिशा देने का काम किया, जिसको सभी सदस्यों ने माना कि भारत की पहल को, प्रधानमंत्री की पहल को सराहा गया। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम नेट जीरो एमिशन करेंगे, मतलब हम कार्बन के उत्सर्जन को जीरो पे 2070 तक लाएंगे और उसके लिए उन्होंने एक रोड मैप दिया। ये निश्चित तौर से अपने आप में एक संकल्प है, प्रतिबद्धता है। धरती के रक्षक की भूमिका में है भारत और COP26 में मोदी जी ने वास्तविक जमीनी पहल की है। यह पूरे विश्व के लिए परिवर्तनकारी है। हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में सब्सिडी दे रहा है। दुनिया के कोई दूसरे देश इतनी बड़ी पहल नहीं कर रहे जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। एथेनॉल मिश्रण कर रहे हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, बैटरी निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। धनी देशों का रवैया ठीक नहीं है। विपक्ष ने भी माना कि COP26 में भारत की 5 प्रतिबद्धताएं जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने से संबंधित पहलुओं के बारे में हैं और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता सराहनीय है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर भारत की गंभीरता को दर्शाता है। This House should express its appreciation to Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change for tirelessly he and his team has worked on COP26. The outcomes demonstrate their effort. Honorable Prime Minister at COP26 expressed to intensify India's efforts to address the challenge of climate change by presenting to the world 5 nectar elements, Panchamrit of climate action by India. Therefore, today
there is a need for climate justice and climate-friendly lifestyles to safeguard future generations and the planet from the impact of climate change. I am happy that our Honorable Prime Minister made a pledge to cut emissions in Paris, and we've also met our promise. I'm sure the increased promise in Glasgow, we are on the path to achieving that, and I hope we can all come together to prepare for our future generations. Not only that, our Prime Minister has made a commitment, like we all spoke about, to reduce carbon emissions by 1 billion tons by 2030. हालांकि ये भी सच है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कई मोर्चों पर ईमानदारी का अभाव है। जहां गरीब और विकासशील देश अमीर देशों से अपने संकल्प पूरा करने को कहते रहे हैं, वहीं अमीर और विकसित देश अब तक ग्रीन क्लाइमेट फंड और क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा भी पूरा नहीं कर पाए हैं। सांसदों ने विकासशील देशों का पक्ष रखने और जलवायु न्याय के मुद्दे को मजबूती से उठाने के लिए भी भारत की सराहना की। India deserves appreciation for raising the climate justice, and we also support it. But in the operational part, if you critically examine, it is not finding any place. India has to be better equipped in our negotiations. That is the suggestion. India has to protect its carbon space for the development of the country. But at the same time, we must not allow the rich who do most of the pollution to hide behind the poor. So also I appreciate the position taken by the government of India in the negotiations to substitute the word phase out with the phase down. I do appreciate the announcement made by the Honorable Prime Minister regarding the renewable energy in the COP26 Glasgow conference. It's a good thing, but that has to come, the government has to come out with a concrete action plan so as to make it practicable. India must be in the forefront to meet the global demand for mitigation of global change. हालांकि विपक्ष का ये भी कहना था कि नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार को बहुत कुछ करने के साथ साथ पर्यावरण मंत्रालय का बजटीय आवंटन बढ़ाने की भी जरूरत है। However, this is the first time India has committed net zero emission to become a carbon neutral country. But how it is possible? What is your roadmap? How much fund you require? These are all the aspects that needs to be elaborated. We should not be taken for a ride insofar as climate change is concerned. India launched an ambitious initiative, One Sun, One World, One Grid during COP26, along with the Green Grids initiative of the United Kingdom. ये ग्लोबल जो फिनोमेना है क्लाइमेट चेंज, अकेला तो नहीं हम लड़ सकते, सबको साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। ये अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वैश्विक स्तर पर हुए सम्मेलन समझौते पर भारत में जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को निपटाने हेतु केंद्र सरकार का क्या प्रयास तथा उपाय योजना कर रही है और अभी तक सरकार ने इस संबंध में कौन कौन सी उपाय योजना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार एक ठोस नीति बनाकर इस समस्या का हल करे। To achieve its new goals, India will need to do much more in a holistic way. So India has not invested in policies to facilitate our net zero commitments to COP26. It has also not made the budgetary allocations necessary to execute on our promise to the net zero 2070. भारत ने जहां वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है, वहीं चीन ने वर्ष 2060 तक, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ इस लक्ष्य को 2050 तक हासिल करने का ऐलान कर चुके हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। हालांकि यूरोपीय संघ को एक साथ लेने पर भारत की गिनती चौथे नंबर पर होती है, जबकि इस मामले में पहले स्थान पर चीन और फिर अमेरिका है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दुनिया के अमीर देशों के मुकाबले काफी कम है। चर्चा के दौरान सदस्यों ने स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया ताकि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके। We have to reduce the carbon footprint. Now, what was decided after the meetings held in different countries like the Kyoto, the Paris and Glasgow, that we have to shift towards renewable energy. And it is definitely a proud moment that India is fourth
as far as renewable energy production is concerned. But there are countries who have done better. Denmark is 100% renewable energy. And also Germany is doing very well as far as renewable energy production is concerned. So we have to phase out or stop totally fossil fuel and go towards renewable energy production. If the government is serious about tackling carbon emissions, then why is it that the government progress on increasing energy efficiency for existing power generation? What is the government's progress on increasing energy efficiency on existing power generation? My second point is that we are simply not investing enough funds in our climate change mitigation initiatives. In the last 5 years, madam, the ministry is unable to fully spend even the funds it has been allocated by this August House. The amounts of its actual expenditure has been decreasing. सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि COP26 में भारत और ब्रिटेन ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की घोषणा दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए की है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सब्सिडी, एथेनॉल मिश्रण, पेट्रोलियम में भारत का सीधे स्टेज 4 से स्टेज 6 पर जाना और 2030 तक भारतीय रेल के लिए नेट जीरो का लक्ष्य रखने जैसी पहलों में सरकार ने निवेश बढ़ाया है ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके। पेरिस एग्रीमेंट को अगर किसी ने लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया है तो वह केवल और केवल भारत है। इतना ही नहीं, जर्मन वॉच एक के वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है CCPI, इसमें टॉप 10 में लगातार पिछले 3 सालों से भारत है। हम लोगों ने मनरेगा से पौधारोपण, तालाबों का निर्माण, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने से लेकर के नमामि गंगे परियोजना में हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इसी पर्यावरण को बचाने के लिए। There were some announcements made by the Prime Minister regarding supporting infrastructure in small island countries, which must be appreciated. The One Sun, One World Grid group was also announced by our Prime Minister, which was led by India and must be acknowledged. चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने अपने राज्यों और संसदीय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ने वाले असर का भी उल्लेख किया। Sundarbans is one of the well-known climate hotspots, being affected unprecedentedly by 4 major cyclones in the last 2 years. This despite people in Sundarbans hardly contribute to climate change. When UNFCCC has agreed to start dialogue formally on loss and damage of climate change, as part of the Glasgow decision, we should demand immediate initiation of such dialogue in Sundarbans and calculate the loss and damage already occurred in Sundarban ecosystem, including the same incurred by nearly 5 million people living in the area. The northeastern region is the storehouse of biodiversity. It harbors the mega hotspots of forestry, rainforest and the biodiversity. Unfortunately, the climate change has taken its toll. There is a new concept, new description of climate refugees. In Assam, we have been seeing the plight of the climate refugees because the people who live in the riverine areas, who take shelter in the river islands, are routinely get homeless because of the fluctuations of the river water flow. जलवायु परिवर्तन का असर बेहद विनाशकारी है और ये किसी स्थान विशेष, राज्य या राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए इसके खतरनाक असर को रोकने और प्रभावी कदम उठाने को लेकर सांसदों ने सुझाव भी दिए। What we are doing now, but that is not impossible. The solutions are in fact there. We need to focus on adoption and innovations. The finance is available. It is not difficult to find the finance. It is about creating a narrative of hope and positivity and creating that compact of partners who really want to do something meaningful and are not just in it for a fast buck. Otherwise, in some years, the planet as we know
it won't exist. अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलाप पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारणों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धि धीमी हो। बीजेपी सांसद तापिर गांव ने ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाने और प्रदूषण संबंधी कानूनों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया, तो निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने ग्रीन व्हीकल्स पर सब्सिडी देने का सुझाव दिया। राइट फ्रॉम चाइल्डहुड इस देश के लोगों को हमको सिखाना पड़ेगा। स्कूल कार्यक्रम में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को हम अप टू यूनिवर्सिटी लेवल तक हर बच्चों को ये जानने देना है कि आने वाला कल हमारा कितना खतरनाक है। इफ वी डू नॉट प्रिजर्व, इफ वी डू नॉट प्रोटेक्ट दिस एनवायरमेंट, आदिवासी जहाँ है वहाँ जंगल है, वन है, इससे भी इस कल्चर को हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा कि एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सर, हमारा कानून को सब करना पड़ेगा। वी हैव टू गिव मोर फीडर्स टू आवर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड एंड आपका हर प्रदेश में जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड को। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां से सड़कों पर भारी मात्रा में पोल्यूशन बढ़ रहा है जो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। उसके कारण कई तरीके की बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार को एक सुझाव है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी व्हीकल, सोलार व्हीकल पर भारी सब्सिडी देकर नागरिकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह पोल्यूशन फ्री व्हीकल खरीदें और पोल्यूशन मुक्त ये करा जाए। आखिर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सदस्यों की चिंताओं का विस्तार से जवाब दिया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की आबादी 17% है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। उन्होंने कहा कि जलवायु न्याय एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसे ध्यान में रखते हुए विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भारत ने दुनिया में विगत 50 वर्षों में पर्यावरण के क्षेत्र में हमेशा समाधानकारक देश के रूप में भूमिका निभाई। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2015 में भारत ने जो अपने एनडीसीज डिक्लेयर किए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने इन लक्ष्यों को न केवल घोषित किया, समय से पहले उनको पूरा करके दुनिया में एक मानक स्थापित किया। जब हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करेंगे तो कार्बन एमिशन दुनिया के जिन विकसित देशों ने किया है, उन विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई को दुनिया के विकसित और विकासशील देशों को मिलकर के लड़ना है, तो विकसित देशों को 2 सुविधाएं अवश्य दुनिया के विकासशील देशों को दी जानी चाहिए, जो पहला है क्लाइमेट फाइनेंस और दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तब हम हमेशा कहते हैं कि भारत का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में व्यवधान के लिए नहीं है, भारत पर्यावरण के क्षेत्र में समाधान के लिए है। और इसलिए जो भी विषय हमने रखे हैं दुनिया के मंच पे समाधान की दृष्टि से रखे हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है। हम लोगों ने ये प्लेज किया कि 2030 तक हमारी जो पावर जनरेशन क्षमता है उसका 30% नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा। आपको जान करके खुशी होगी कि इस प्लेज को हम लोगों ने नवंबर 21 में ही अचीव कर लिया। सो वी आर वे अहेड ऑफ द गेम। अर्लियर people, the developed countries used to ask us and talk to us about climate. Now they are mostly on the defensive. About 75% of the available carbon space has already been occupied by the developed countries, leaving only 25% for the developing countries. ये है कॉन्टेक्स्ट एक पूरा समझना चाहिए। पर्यावरण मंत्री के जवाब के साथ जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा पूरी हो गई, लेकिन चर्चा के साथ साथ प्रयास भी जारी रहने चाहिए, और वो भी ईमानदार प्रयास। विकसित और विकासशील देशों में एक स्पष्ट साझी समझ का विकसित होना किसी भी सफलता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। वहीं समस्या की पहचान, आंकलन, बेहतर समन्वयन और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों की निगरानी भी आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ी को
जलवायु परिवर्तन के होने वाले गंभीर परिणामों से सुरक्षित रखा जा सके और दुनिया को बचाया जा सके। प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। ये हवा की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकते चिड़िया की चहचहाहट, ये समुंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। ये खूबसूरत चांदनी रात, ये तारों की झिलमिलाती बरसात, ये खिले हुए सुंदर रंग बिरंगे फूल, ये उड़ते हुए धूल कुछ कहना चाहते हैं हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। ये नदियां की कलकल, ये मौसम की हलचल, ये पर्वत की चोटियां, ये झिंगुर की सीटियां कुछ कहना चाहती है हमसे। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है। नमस्कार। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।